हाँ, नमस्कार। तो देखिए बेटा, कल की क्लास में अपन पद परिचय में पढ़ रहे थे विशेषण शब्द को, कि वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। फिर अपनी क्लास से हो गई थी कहाँ तक, विशेषण के प्रकार तक हो गई थी। कहाँ तक हो गई थी? विशेषण के प्रकार तक। तो आपने देखा था कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो अपन इनका थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करें कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। तो देखो, पहला अपन पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द वे विशेषण शब्द जो वे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ के रंग, आकार, वे विशेषण शब्द जो किसी व्यक्ति या पदार्थ के रंग, आकार, दशा, गुण, दोष, काल, देखो काल समय होता है। काल का मतलब क्या होता है? समय, यानी समय इत्यादि का बोध कराते हैं, अब यहां देखो किसे क्या कहते हैं? वे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ के रंग, रूप, आकार, दशा, गुण, दोष, काल, समय इत्यादि का बोध कराते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर लड़का, होशियार लड़का, सुंदर लड़का, होशियार लड़का, छोटा मकान, लंबा पेड़, प्राचीन भारत, पश्चिमी सभ्यता, गरीब आदमी। तो ये जो शब्द हैं ये सारे गुणवाचक विशेषण में आएंगे। सुंदर शब्द है, होशियार शब्द है, छोटा शब्द है, लंबा शब्द है, गरीब है, पश्चिमी है, प्राचीन है। ये स्थान का बोध कराता है, यानी स्थान का बोध कराने वाले शब्द भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, यानी दशा और दिशा दोनों का बोध कराते हैं, तो वे गुणवाचक विशेषण में ही आते हैं। अब अपन दूसरा पढ़ रहे हैं संख्यावाचक विशेषण। दूसरा कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए, संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? यानी कि वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द
जो किसी वस्तु यानी पदार्थ की संख्या का बोध कराते हैं। संख्या का बोध किसी पदार्थ की संख्या का बोध करते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की संख्या का बोध कराते हैं जैसे 5 पेड़, 2 दर्जन पेन, 5 आदमी, 5 आदमी। तो ये शब्द क्या है? जैसे 5 पेड़ हैं, 2 दर्जन है और 5 आदमी। ये संख्या का बोध करा रहे हैं। आदमियों की संख्या बता रहे हैं, कितने आदमी है? 5। यहाँ पेनों की संख्या बताए 2 दर्जन यानी 24 पेन, और 5 पेड़ यानी पेड़ों की संख्या बताई जा रही है 5 पेड़। अब देखिए बेटा, ये संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं। इसके 2 उपभेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। 2 उपभेद होते हैं संख्यावाचक विशेषण के। अब ये 2 उपभेद कौन से होते हैं? नंबर 1 है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें क्या होता है बेटा? देखिए, वे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है, मेरे पास 2 पुस्तक हैं। 2 पुस्तक हैं। उसने मुझे 5 रुपये दिए। 5 रुपये दिए। अब यहाँ रुपयों की संख्या है 5, इसलिए निश्चित संख्या है। यहाँ पुस्तकों की संख्या है 2, निश्चित संख्या आ रही है। इसलिए इन शब्दों को अपन निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण का जो दूसरा उपभेद है वह कौन सा है? वह है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? भाई, आपने निश्चित संख्यावाचक विशेषण में ये देखा कि वे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु पदार्थ की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, 1 पंखा, 2 बल्ब,
1 पुस्तक, 5 पेन, निश्चित है। लेकिन यहाँ इसका विपरीत कर लो, क्या है कि वे विशेषण शब्द जिनके द्वारा या जिनसे किसी वस्तु की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। वे विशेषण शब्द जिनके द्वारा किसी वस्तु पदार्थ की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे कुछ बच्चे बहुत पुस्तकें, कुछ बच्चे हैं बहुत पुस्तकें हैं। जैसे बाढ़ से बहुत लोग प्रभावित हो गए, बाढ़ से बहुत लोग प्रभावित हो गए। तो अब यहाँ देखो मैंने लोग लिखा है, ठीक है। अब ये लोग कितने हैं, ये बहुत हैं, असंख्यक हैं, निश्चित संख्या नहीं है ना। यहाँ है कुछ लोग, कुछ बच्चे हैं, यहाँ है बहुत। तो ये शब्द क्या होते हैं बेटा, इनके द्वारा किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब तीसरा भेद पढ़ रहे हैं अपन, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण। यानी मात्रा या मापतोल, मात्रा या मापतोल, यानी वे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु की मात्रा या माप के बारे में बोध कराते हैं, के बारे में बोध कराते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। यानी किसी पदार्थ की मात्रा या उसके मापतोल के बारे में बोध कराते हैं, तो वे क्या कहलाएंगे, वे कहलाएंगे परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा, कुछ किलो चीनी। तो यहाँ पर देखो, यानी यहाँ मात्रा का बोध हो रहा है, और ये जो मात्रा है ये एक अपने स्वरूप में प्रकट हो रही है। यानी यहाँ 2 लीटर, यानी तरल पदार्थ को लीटर में मापा जाता है, तो माप बताया जा रहा है। 5 मीटर,
यानी कपड़े को मीटर में मापा जाता है, सेंटीमीटर में मापा जाता है, तो यहाँ मीटर आ रहा है। और कुछ किलो चीनी, यानी चीनी जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो द्रव पदार्थ होते हैं, उनको किलो में मापा जाता है, इसलिए ये क्या है, ये परिमाणवाचक विशेषण है। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी दो उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं? इसके भी दो उपभेद होते हैं। एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और दूसरा क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखो, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी एक तो जो निश्चित मात्रा या माप का बोध कराता है, वे विशेषण शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित मात्रा या निश्चित मापतोल का बोध होता है, तो वह तो क्या कहलाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखो, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन सा होता है, वे विशेषण शब्द जो निश्चित मात्रा या मापतोल का बोध कराते हैं, निश्चित मात्रा या मापतोल का बोध कराते हैं। जैसे 5 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध। तो यहाँ 5 मीटर और 2 लीटर ये निश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन से होंगे, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यानी जिनके द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, वे शब्द जिनके द्वारा निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा सा अनाज डालो, थोड़ा दूध बिखर गया, थोड़ा दूध बिखर गया, थोड़ा सा कपड़ा लाना, थोड़ा कपड़ा लाना। तो यानी निश्चित मीटर सेंटीमीटर नहीं बताई गई है, और इसलिए यहाँ पर ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में गिने जाते हैं। अब चौथा जो भेद है वह है सार्वनामिक विशेषण, जिनको अपन संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण,
चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण यानी वे विशेषण शब्द जो सारों की जगह संकेत भी लिख लो यहाँ के साथ में, संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक। तो इसका उपनाम क्या है? संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हैं। यानी वे विशेषण शब्द जो किसी सर्वनाम शब्द की तरह प्रयुक्त होते हैं। यानी वे विशेषण शब्द जो किसी सर्वनाम शब्द की तरह है, जो किसी सर्वनाम शब्द की तरह है प्रयुक्त होते हैं। जो सर्वनाम शब्द की तरह है प्रयुक्त होते हैं, अर्थात जिनका एक निश्चित वस्तु की ओर संकेत होता है। यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी पदार्थ की ओर, यानी वे अर्थात वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित एक वस्तु, व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, जैसे वह कुर्सी लाना, वह कुर्सी लाना, वह लड़का पढ़ रहा है, वह कुर्सी लाना, वह लड़का पढ़ रहा है। विद्यालय में कुछ छात्र पढ़ रहे हैं। विद्यालय में कुछ छात्र पढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए कौन बच्चा या कौन सा बच्चा रो रहा है। तो बेटा देखो यहाँ पर वे सर्वनाम शब्द जिनके तुरंत बाद में कोई संज्ञा शब्द प्रयुक्त होता है, कोई एक वस्तु आती है। जैसे यहाँ सर्वनाम शब्द है वह, इसके तुरंत बाद में क्या आया है? एक वस्तु का नाम आया। तो यह वह शब्द किसकी ओर इशारा कर रहा है, किसकी ओर संकेत कर रहा है? कुर्सी की ओर, इसलिए संकेतवाचक विशेषण है। यानी किसी सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद में कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द आता है तो वो उसे क्या कहते हैं? उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वे लोग ईमानदार हैं, तो यहाँ पर वे शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है? लोग की ओर। यानी सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद में कोई शब्द या कोई पदार्थ या कोई व्यक्ति या वस्तु का नाम आ रहा है तो वहां कौन सा होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे वह लड़का, तो वह किसकी ओर इशारा कर रहा है? लड़के की ओर संकेत कर रहा है। विद्यालय में कुछ छात्र, तो कुछ सर्वनाम किसकी ओर संकेत कर रहा है? छात्र की ओर।
कौन सा बच्चा, यानी कि कौन सा बच्चा रो रहा है, तो कौन सा शब्द किसकी तरफ इशारा कर रहा है, बच्चा की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हो। अब विशेषण के बाद में अगला जो शब्द है वो है बेटा क्रिया का, वो है क्रिया का, कि क्रिया क्या है, क्रिया किसे कहते हैं। अपन पढ़ेंगे क्रिया, क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं। देखो बताइए क्रिया किसे कहते हैं, यानी जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वो क्रिया कहलाता है। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पढ़ाना क्या है, क्रिया है। बच्चे दौड़ रहे हैं, तो यहाँ दौड़ना क्या है, क्रिया है। बेबी सो रही है, तो यहाँ सोना क्या है, क्रिया है। पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ उड़ना क्या है, क्रिया है। मैं खा रहा हूं, तो यहाँ खाना क्या है, क्रिया होती है। तो बेटा क्रिया किसे कहते हैं, जिन शब्दों के द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं, वे शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं। बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है। तो यहाँ सोना क्या है, क्रिया है। पढ़ना क्या है, क्रिया है। पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है, तो यहाँ पर उड़ना क्या है, क्रिया है। तो बेटा वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, तो वे क्रिया कहलाते हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है बेटा, ये जो क्रिया है, ये जो क्रिया है, ये किससे निर्मित हो रही है। कोई भी क्रिया शब्द किसी न किसी धातु से बनती है। तो क्रिया की रचना, क्रिया की रचना किसी धातु से होती है, किसी धातु से। क्रिया की रचना किससे होती है, धातु से होती है। क्या है, धातु की पहचान कैसे करें कि क्या है। देखिए बेटा, यहाँ पढ़ना क्रिया है, सोना क्रिया है, उड़ना क्रिया है। तो इसकी पहचान कैसे करें कि धातु कौन सी है। तो जो भी यहाँ पर जो कर्ता होता है, उस कर्ता को तो आप तू शब्द में परिवर्तित कर दो और फिर उस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बना दो या उसे आज्ञार्थक वाक्य बना दो। ऐसा करो, आज्ञा दे दो। तो मैं पढ़ रहा हूं, तो इसको क्या कर दो, तू पढ़, तू पढ़। बच्चा सो रहा है, तो सोने को तू सो, तू सो। इसलिए यहां पर जो ये पढ़ है ये धातु है, सो यहाँ धातु है। तो प्रत्येक क्रिया की रचना किससे होती है, धातु से होती है। प्रत्येक क्रिया की रचना किससे होती है, धातु से होती है। इसलिए यहाँ पर ये धातु है। अब अपन को ये देखना है कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। क्या, क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। तो देखिएगा क्रिया का वर्गीकरण
क्रिया का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। 3 आधारों पर किया गया है। कितने आधारों पर किया गया है? 3 आधारों पर किया गया है। 3 आधार कौन से हैं? पहला है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। फिर दूसरा क्या है? काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। फिर तीसरा क्या है? तीसरा आधार है यहाँ पर प्रयोग के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। तो कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण, काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण और प्रयोग के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। और प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। तो इन क्रिया के भेदों को अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी समय हो गया। धन्यवाद।